अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत ने 8.5 खरब खसारे पर मुश्तमिल 18 खरब 87 अरब से ज़ायद का वफाकी बजट पेश कर दिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली इजलास में ये बजट पेश किया। आज हमने ये भी देखा कि बजट इजलास तकरीबन 2 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ था। वफाकी हुकूमत ने जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है वो 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया है, जबकि हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन पर यूँ कह लें कि शफ़क़त का हाथ रखा है और उनकी तनख्वाहों में तकरीबन 25% इजाफा कर दिया गया है और पेंशन में 22% इजाफे की तजवीज़ भी है। इसके अलावा जो माहाना तनख्वाह है वो 32,000 से बढ़ाकर 36,000 मुकर्रर कर दी गई है। अब इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, ये एक अलग बहस है। इसके अलावा हुकूमत ने सोलर पैनल, इसके अलावा इन्वर्टर्स और बैटरियों के खाम माल के जो दरामदात हैं उस पर रियायत देने का ऐलान किया है, जबकि मोबाइल फ़ोन्स पर यकसा जो टैक्स है आयद करने की तजवीज़ है, यानी मोबाइल फ़ोन्स महंगे हो गए हैं। इस पर जो मुआशी माहिरीन हैं वो समझ ये रहे हैं कि अगर हुकूमत ने मईशत को सहारा देना है, IMF के बोझ से निकलना है, तो जब तक इंडस्ट्री के लिए गैस और जो बिजली है उसको सस्ता नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक बेहतर नताइज सामने नहीं आ सकेंगे और ना ही जो मुल्की मईशत का पहिया है वो चल सकेगा। साथ ही साथ अब बजट तो पेश कर दिया गया है, हमने देखा कि बहुत सारी अशिया ऐसी हैं जो कि महंगी हुई हैं होंगी। इसके अलावा जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में जब इजाफा होगा तो यकीनन उसका जो असर है वो पड़ता है रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया पर। तो क्या जो महंगाई का एक तूफ़ान मुल्क में हालिया दिनों में है, क्या उसमें मज़ीद इजाफा होने जा रहा है या नहीं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आज का इजलास अगर ताख़ीर का जो शिकार हुआ था, इस पर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आज 2 घंटे हो गए इजलास ताख़ीर से शुरू हुआ था। जब सूरत हाल को देखा गया तो ये था कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये कहा कि हुकूमत ने हमें बजट पर एतमाद में नहीं लिया, उनसे डिस्कस नहीं किया, सिर्फ उनको ब्रीफ कर दिया गया, जिस पर वो उन्होंने फ़ैसला किया पीपल्स पार्टी ने कि वो इजलास में शरीक नहीं होंगे। लेकिन इजलास में शरीक होना तो ज़रूरी था, वरना हुकूमत के लिए दर्द सर बन सकता था। तो फिर इसहाक डार बिलावल भुट्टो के चेंबर में गए, उनसे मुलाकात हुई, उनको मनाते रहे और आखिरकार उनके मामला तय पा गए। लेकिन बिलावल भुट्टो उसके बावजूद भी बजट इजलास में शरीक नहीं हुए, वो घर रवाना हो गए। जो बाकी पीपल्स पार्टी के अरकान थे वो बजट इजलास में शामिल रहे। तो आखिर पीपल्स पार्टी को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, और क्या मुकम्मल तौर पर ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं, और क्यों वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी समेत जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनको बजट पर एतमाद में नहीं लिया, इसकी क्या वजह हो सकती है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ अपोजिशन ने बजट इजलास शुरू होने से पहले ही ये बता दिया था कि वो शदीद एहतजाज करेंगे और उसके बाद फिर अपोजिशन लीडर का भी ये बयान सामने आ गया कि फॉर्म 47 वालों को तो ये हक ही नहीं पहुंचता कि वो बजट पेश करें। जबकि मोहम्मद अली खान ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो ये बजट पेश किया गया है वो आवाम के मफाद में नहीं है और जाली हुकूमत के पास ये मैंडेट ही नहीं है कि वो बजट पेश करे। तो हम डिस्कस करेंगे कि पीपल्स पार्टी के नए बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात क्या थे, क्या वो दूर हो गए, फिर जो ये बजट पेश किया गया है इससे आवाम को क्या मिलेगा, क्या महंगाई में ज़्यादा इजाफा होगा या आगे चलकर कुछ रिलीफ आवाम को मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा जो ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सरमायाकारी का मामला है, मुख्तलिफ जो शोबे हैं हमारे मुल्क के, उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए इसमें क्या रखा गया है, इन तमाम टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने बजट 2024-2025 पेश कर दिया। अपोजिशन ने इस पर शदीद एहतजाज भी किया, पीपल्स पार्टी भी नाराज़ नजर आई, लेकिन कोशिशों के बाद पीपल्स पार्टी को मना लिया गया। लेकिन बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शरीक नहीं हुए। ये जो बजट पेश किया गया है इसमें आवाम के लिए क्या कुछ है, इसी मौजू पर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। सरीना खान साहिबा PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मुसर्रत नियाजी साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले सरीना साहिबा, बजट मज़ेदार है या आपको लगता है बजट ने मज़ा किरकिरा कर दिया? भाई, मसनूई फॉर्म 47 के ज़रिए आने वाली जो ये हुकूमत है, इसने जो ये मसनूई बजट पेश किया है ये अवाम दुश्मन बजट है बेसिकली। और अव्वल तो इनको राइट ही नहीं था बजट पेश करने का, क्योंकि ये मतलब ये है ही नकली हुकूमत, जाली हुकूमत।
اس کے اور ظاہر ہے انہوں نے اپنے بجٹ میں بھی وہ چیز شو کی ہے کہ یہ کہیں سے بھی انہوں نے عوام کو مد نظر نہیں رکھا اس کی تشکیل کرتے ہوئے. اس میں یہ بھی فیکٹر ہے کہ ان لوگوں کو آتا ہی نہیں ہے. اگر آتا ہوتا تو ڈالر جو ہے وہ آسمانوں پہ نہیں پہنچا ہوا ہوتا. جو مہنگائی جس نے عروج پایا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دور میں مہنگائی جو تھی وہ 9% تھی اور اس وقت 25% تھی بجٹ آنے سے پہلے. دیکھیے فیکٹس اینڈ فگرز بڑے مطلب ایکوریٹ ہونے چاہیے, اس لیے میں اس کے ایگزیکٹ پرسنٹیجز بھی آپ کو مینشن کروں گی. یہ بجٹ کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ 1-2 قسطوں میں ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے. لیکن آپ یہی دیکھ لینا کہ 25% مہنگائی بڑی ہوئی تھی شہباز شریف دور اول, شہباز شریف دور دونوں میں مل کر 9 سے کہاں لے گئے وہ مہنگائی, جو کہ عوام ڈائریکٹ کمر ٹوٹتی ہے اس چیز سے عوام کی. پھر معاشی ترقی جو تھی ہمارے جو دور میں تھی وہ 6% تھی, اور معاشی ترقی انہوں نے تو ڈیمیج کر کے نا اس کو آدھا مطلب 3% بھی نہیں ہے اس وقت. اچھا صنعتی ترقی ختم کر دیا صنعتوں کو تو لٹرلی. اب آپ یہ دیکھیں 12% تھی ہمارے دور میں, مطلب جب ہمیں ملا تھا اس وقت دیوالیہ ہی نکلا ہوا تھا ملک کا. اگلے دن ہی تقریر بھی آپ ہمارے جو پی ایم تھے ان کی آپ سن لیتے عمران خان صاحب کی, تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ دیوالیہ نکلا, بینکرپسی کے ایج پہ تھے ہم لوگ. اس کے باوجود ہم اپنے مختصر عرصے میں 12% صنعتی ترقی لے گئے تھے. اس وقت پتہ ہے کتنی ہے بجٹ آنے سے پہلے؟ 1.21%. ایک کہاں 12 کہاں 1, مطلب آپ کی پروڈکشن, آپ کی صنعتیں تباہ برباد ہو چکی ہیں. بے روزگاری عروج پر ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوئی. اچھا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں نا اتفاقی تو چل ہی رہی ہے, جو ان کے الائز ہیں وہ انہیں چھوڑ کر گئے. سب سے بڑی بات بلاول زرداری جو تھے وہ ناراض, مطلب ظاہر ہے ان کو اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا. اینڈ آئی ایم شیور کہ اس کی جو ڈسکرپنسیز ہیں وہ انہیں کلیئر ہوئی ہوں گی, تبھی ظاہر ہے اس طرح کے بجٹ میں کون اپنا حصہ ڈالنا چاہے گا جو عوام کو ختم کر دے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ زراعت برباد کر دی پنجاب کی. وہ تو کہہ رہے ہیں زراعت نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گندم کا ہی کیا ہوا تھا, آپ کے گوداموں میں پڑ کے سڑ گئی اور آپ نے اٹھا کے امپورٹ کر لی. اور کس کو خوش کرنے کے لیے ساری چیزیں کی گئی تھیں؟ زراعت. تبھی کسان رو رہا ہے. کسان کے آپ لوگوں نے پروٹیسٹ نہیں دیکھے کس قدر ہوئے اسلام آباد میں. ابھی جو بجٹ ہے اس میں زراعت کے لیے آپ کو لگتا ہے مناسب ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ مطلب ختم کر کے انڈسٹریز کو, زراعت کو, یہ جو شعبوں کو ختم کر کے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ کھاد ڈالنے کی کوشش کرنا نا, یہ جلے پہ اور مزید نمک چھڑکنے کے برابر ہوتا ہے. اچھا حکومت کے قابو میں کچھ نہیں ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہے, یہ بجٹ بھی شو کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں ڈالر بھی کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا آنے سے پہلے. یہ 100 سے جو ہمارے دور سے یہ پہنچا 275 روپے پہ, وہ بھی مصنوعی طور پہ روکا ہوا ہے. بجلی کا بحران ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا. جو کوئی ایک صوبہ کے پی کے بہت اچھا کر رہا تھا اس کے فنڈز روکے ہوئے تھے ان لوگوں نے. مطلب دشمنی کر رہے ہیں, اپوزیشن کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں اور عوام کے ساتھ آپ کو عوام کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے بے تحاشا. آپ پیٹرولیم کی مصنوعات پہ جب آپ بڑھائیں گے تو ہر چیز پہ بڑھے گا, ہر چیز پہ بڑھے گا, اور وہ ڈائریکٹ کنزیومر جو عوام ہے وہی تو متاثر ہو رہی ہے. سیلز ٹیکس بھی 1% بڑھا رہے ہیں. وہ بڑھا تو آپ یہ سوچیں لوگوں کو مطلب خریداری ناممکن ہوتی چلی جا رہی ہے لوگوں کے لیے. ایسا طبقہ جو 30,000 روپے کماتا ہے 25,000 خودکشیاں کریں. اور ٹیکس کا ٹارگٹ بھی زیادہ, ٹیکس کا ٹارگٹ بھی زیادہ, ٹیکس کیسے کلیکٹ کریں گے, بوجھ کس پہ ہوگا؟ وہ عوام پہ, سارا عوام پہ. اور سچی بات تو یہ, میں نے پورے ہفتے میں آپ اگر اینالائز کریں ایوری ویک, خودکشیوں کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. سب اور سب یہ کہہ رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے, گھر میں سامان نہیں تھا, راشن کا مطلب دل خون کے آنسو رو رہا ہے. جرائم بھی بڑھ رہے ہیں. جرائم بڑھ رہے ہیں, آف کورس جرائم بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے مسرہ صاحبہ, پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بجٹ کیسا لگا آپ کو, پسند آیا؟ دیکھیے ابھی تو بجٹ پیش کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, ساری باتیں اس کے پر بحث بھی ہوگی. اور جہاں تک ابھی آپ نے انٹرو میں ہی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس پہ دیکھیں تحفظات تو پاکستان پیپلز پارٹی کے, جس چیز پہ کوئی بھی اگر قرارداد پیش کی جائے گی اور اسپیشلی جو عوام کے مفاد میں کوئی چیز نہیں ہوگی تو یقینی سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے اور بالکل ہم عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے. دیکھیں اسی طرح سے اب آپ کہیں گے کہ حد تک عزت بل پیش کیا گیا, اور جب گورنر صاحب کو بھجوایا گیا تو انہوں نے اس کو واپس کر دیا. دیکھیں واپس کیوں کیا؟ کیونکہ وہاں ایک جیلا میئر بیٹھا ہوا تھا اور وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جو غلط ہے, تو اس کو دیکھیں واپس کر دیا گیا. دوسری بات ہے کہ دیکھیں جہاں بھی عوام کے لیے غلط فیصلے ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی بالکل بہترین اپوزیشن کا بھی کردار ادا کرے گی. بالکل ہم لائے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چلنے دینا چاہیے, گورنمنٹ کرے لیکن
पॉजिटिव करे, जितने भी हमारे पास वसाइल है, मुल्की वसाइल को बरोकार लाते हुए हम उसके ऊपर करें। दूसरी बात है कि देखिए जिस तरह से कहा गया कि सैलरी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिमांड थी कि सैलरी को बढ़ाया जाए, तो सैलरी को मैं समझती हूँ कि 20 to 25% जो है ना गवर्नमेंट मिलेगी? गवर्नमेंट साइड से बढ़ाई की तो 32 सारी से बात है, क्यों नहीं 36 मिली? कर दी। नहीं, मैं पहले आपको गवर्नमेंट की कह रही हूँ। हाँ। गवर्नमेंट की जो है एम्प्लॉय हैं उनकी मतलब 20 से 25% की गई है, और जो प्राइवेट के लोग हैं उनकी 32 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। तो मैं समझती हूँ कि ये तो एक अच्छा साइन है, लेकिन जो बिल पेश किया गया है तो उसके ऊपर जहाँ जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल हम समझते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, और हम सिर्फ़ और सिर्फ जब भी बात करेंगे अवाम की बात करेंगे, जहाँ अवाम की हक तलफी होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएगी। लेकिन बजट से पीपल्स पार्टी ने क्या उम्मीदें रखी हैं? कुछ आप हमें बताएं कि अब फ्यूचर में क्या देख रही है, इसके क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं? देखिए जो हमारे मईशत के एक्सपर्ट हैं वो बिल्कुल इसको देख भी रहे हैं। जो आज बजट पेश किया गया, तो इसी तरह से मेरे चेयरमैन को भी उससे मुकम्मल इन्फॉर्म किया जाएगा। और मैंने कहा है आपको कि अगर हमें जहाँ भी नज़र आया कि वो अवाम के मुफाद में नहीं होगा, बजट हो या कोई भी करारदाद पेश की जाएगी, ठीक है। अगर अवाम के मुफाद में नहीं होगी, मुल्की मुफाद में नहीं होगी, तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। हम उस वक्त हम अपोजिशन का रोल भी अदा करेंगे, अदरवाइज़ हम उनके जो ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक। PMLN की अलाय है, और हम चाहते हैं कि अभी गवर्नमेंट को अभी चलते रहना जो चाहिए। बिलावल भुट्टो की सागदार से मुलाकात हुई, हाँ आपने खुद भी देखा होगा, तो जो तजावीज़ जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मुकम्मल तौर पर दूर हो गई, या आपको लगता है कि अभी ये मामला चलेगा आगे? देखिए मैं एक बिलावल बात तो शामिल भी नहीं है। देखिए शुमाइला, मैं आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि जमहूरियत के अंदर जो है ना दरवाजे बंद नहीं हुआ करते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, और हम समझते हैं कि अगर हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, और जो नायब वज़ीर आज़म साहब हैं, वो अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहते हैं, और हमारे चेयरमैन से उन्होंने मुलाकात भी की है, और मैं समझती हूँ कि अगर हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाते हैं, तो हम उस पर बैठेंगे भी सही, और बातचीत भी करेंगे, और बातचीत के दरवाजे किसी सूरत में बंद नहीं करेंगे, और मुल्की मुफाद के लिए और अवामी मुफाद के लिए हमेशा से अपना जो रोल है वो प्ले करते रहेंगे। ठीक है, गौस मोहम्मद न्याज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गौस साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, आज जो बजट पेश किया गया है, इस बजट में आपको कुछ मुनफरिद नज़र आया, कुछ मुख्तलिफ नज़र आया, या इसे आप एक रिवायती बजट ही समझते हैं, और इसके आने वाले इम्पैक्ट्स आप क्या देख रहे हैं? क्या महंगाई में इजाफा होगा, आवाम को कुछ मिलेगा रिलीफ? जी बिल्कुल, जो बजट आया है इसमें सिर्फ जो तनख्वाहदार तबका है या पेंशनर्स हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, बल्कि बाकी हर चीज़ में भी इजाफा हुआ है। तो IMF का ये बजट है, हम IMF के बोझ तले दबे हुए हैं, तो इस किस्म का ही हम तवक्कुल कर रहे थे। तमाम ज़िंदगी के शोबे, प्रॉपर्टी, दूसरे सारे शोबे जो मुतासर हुए हैं, मोबाइल फ़ोन, ये वो सारा तो बड़े हैं, तो अभी तो ये पेश हुए, और मेरे ख्याल में सेनेट में भी पेश होगा, और फिर कोई कटौतियाँ होंगी, और उसमें कोई ना कोई बेहतरी आएगी। ये बजट तो है ना वो अगरचे बिल्कुल जो आइडियल बजट है जिसकी हम तवक्को कर रहे थे, और IMF की वजह से बना ऐसा बजट, और जिन पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा है उनके, और हम तो चाह रहे हैं कि सारे सियासी हमारे एक बैठे, मुल्क में स्टेबिलिटी है ताकि हमारी मईशत आगे चले, हमारे इन्वेस्टर बैर दौड़ रहा है, पाकिस्तानी इन्वेस्टर बैर दौड़ अपनी चीज़ें लेके, अपना सामान जो मौजूद है वो भी देख के बैर को बांग्लादेश दौड़ा है, को सिंगापुर दौड़ा है। तो हमें सियासी स्टेबिलिटी लानी चाहिए, जब तक नहीं आएगी तो बजट ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक है। लेकिन हमने को खुशी से ये बजट पेश नहीं किया, ज़ाहिर इसमें हमें भी बड़ा एक है कि आम बंदा भी एक बोझ पड़ेगा, तो हमने ये इस चीज़ का ख्याल रखा है कि अशिया ज़रूरत जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन पे रेट न बढ़ाया जाए, कम से कम एक मजदूर बंदा, जो गरीब बंदा कम से कम रोटी खाता रहे, और बाकी चीज़ें हैं उन पे टैक्स लगाया है। ठीक है। तो देखो अभी बहस शुरू होगी इसमें, कोई मेरे ख्याल में इसको मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा।
ठीक है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा और पेंशन में भी इजाफा है। इसके अलावा जो तनख्वाह है जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी क्या कहा गया है कि उसको 32 से 36 हज़ार कर दिया गया। लेकिन गौसब इजाफा तो कर दिया जाता है 32 से 36, फिर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो, लेकिन इस पर अमल दरामद उस तरह से होता हुआ नज़र नहीं आता। अगर हम एक मजदूर की उजरत की बात करते हैं तो इस बार कोई यकीन दहानी या कोई लाहे अमल तरतीब दिया गया? जी बिल्कुल, ये तो फिर गवर्नेंस बेहतर करेंगे तो हम सारी सियासी जमातें एक पेज करेंगे भी, और में स्टेबिलिटी आएगी तो सारा ये जो माफियाज हैं उनके खिलाफ अब तभी मुकाबला कर सकते हैं ना। जिस तरह हम बिखरे हुए हैं, हमारे तमाम सियासी जमातें बिखरी हुए हैं, जिस तरह तो मुल्क के हालात ऐसे रहेंगे। इस पे कानून पे अमल दरामद कराना या बजट तजावीज़ पे अमल कराना तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो ही स्टेबिलिटी आएगी, गवर्नेंस और बेहतर हो जाएगी और इन पे अमल दरामद कराया जाएगा। फैक्ट्रियों में मजदूरों की तनख्वाहें तो बढ़ जाती हैं, लेकिन जो प्राइवेट इदारे हैं वहाँ इस हिसाब से नहीं होता है, तो इस पर भी अमल दरामद होना चाहिए। वो भी मजदूर हैं, उनकी तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए और इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए और इंशाअल्लाह हुकूमत कराएगी इस पर। पंजाब में कम अज़ कम ये जिस तरह की मरीम साहबा चल रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पंजाब में कम अज़ कम ये शिकायत नहीं आएगी कि तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और उस पर मुतावत नहीं हुआ है। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ज़रा इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो बजट पेश किया गया है इसमें IMF के जो शराइत हैं उस पर कितना अमल हुआ है, IMF के किस हद तक शराइत हैं जो कि इसमें शामिल हैं और इसका असर क्या हो सकता है, इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कल हमने देखा था जब इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया तो वज़ीर ख़जाना की जानिब से इस बात का एतराफ़ किया गया कि हमारे पास IMF के पास जाने के अलावा कोई दूसरा प्लान बी नहीं था। और ये तो हम सब जानते हैं कि ये जो बजट है वो IMF के ज़ेरे असर है, लेकिन IMF की शराइत पर किस हद तक अमल किया गया है? मुसर्रत साहिबा क्या समझ रहे हैं, किस हद तक आपको इसमें IMF का अमल दखल नज़र आता है? देखिए, जब आप मकरूज़ होते हैं और जब आपने कर्ज़ किसी से लिया होता है तो ज़ाहिर सी बात है उसके शराइत पर अमल तो करना पड़ता है, लाजमी सी बात है। और मैं समझती हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो हमारे हालात हैं और हम खान साहब की तरह ये लफ्ज़ कह दें कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे और इससे बेहतर है कि हम ख़ुदकुशी कर लें। देखिए, इस तरह के बयानात से बेहतर है कि उन्होंने सही स्टेटमेंट दिया है कि IMF के पास जाने के अलावा हमारे पास कोई गुजारा नहीं है। और मैं समझती हूँ कि कर्ज़ तो तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक भी लेते हैं, लेकिन उस कर्ज़ को जी बिल्कुल हम अदा भी करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसकी भी गवर्नमेंट आई, सबसे कम अगर कर्ज़ अगर आप देखें, बेशक आप अच्छी तरीके से सर्च भी कर सकते हैं, माशाल्लाह आपके इल्म में भी है शुमाइला, कि सबसे कम जो है ना कर्ज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया। और अगर देखा जाए तो कोई अपने पास से कोई अपनी ज़ातियाती बात कर रही हूँ, ये तमाम लोगों ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तमाम पूरे पाकिस्तान ने देखा कि जितना खान साहब ने IMF से या दीगर ममालिक से कर्ज़ लिया, शायद मैं समझती हूँ पाकिस्तान ने अपनी तारीख़ में इतना कर्ज़ नहीं लिया। इसके कसूरवार खान साहब भी हैं और दीगर, मैं कहती हूँ कि एक ही को हम मलबा नहीं डालते, लेकिन तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स रहे हैं या जिनकी भी जमातें बरसर इक़्तिदार आई हैं, उन्हें अगर वो टाइम पे कर्ज़ अदा करते रहें। और देखें, जिस तरह से मेरे चेयरमैन डेफोस से कह रहे हैं कि अपने अखराजात को कम करना पड़ेगा और अखराजात जब तक हम कम नहीं करेंगे तो मैं समझती हूँ कि बेहतरी नहीं आएगी। और जब भी बेहतरी नहीं आएगी, जब हम आपस की लड़ाइयों में लगे रहेंगे, सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा, तो मैं समझती हूँ मुल्की इस्तेहकाम कैसे आ सकता है और हमारी आवाम कैसे खुशहाल हो सकती है कि जब हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर या पॉलिटिकल वर्कर एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे, तो मैं नहीं समझती हूँ कि इस्तेहकाम पैदा होगा। इस्तेहकाम उसी सूरत में आएगा जब हम मिलकर बैठेंगे और तमाम का एक ही जो है ना तरीक़ाकार होगा, एक ही मेथड से लेके चलेंगे कि हमें किस तरह से IMF से डील करना है और किस तरह से अपने अखराजात को बेहतर करना है। ठीक है, प्रोग्राम में हमें सीनियर तज़कियाकार तारिक अजीज़ साहब ने भी ज्वाइन किया है। तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने आज ये बजट देखा, क्या लगता है ये एक मुनासिब बजट है या एक रिवायती बजट ही से समझा जाए?
और आइंदा आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि अवाम को कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है या मजीद महंगाई में इजाफा होता देख रहे हैं? पहले तो एज ए जर्नलिस्ट कम्युनिटी के तौर पे मैं आपको बता दूं, इस बजट के में सहाफ़ी मीडिया वर्कर्स के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो था एक इशू था, वो उसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और उसके लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। ये एक हमारी यूनियन का मुतालबा भी था, प्रेस क्लब का मुतालबा भी था, तो ये तो एक अच्छी बात हुई थी, उन्होंने किया है। अब एक जर्नलिस्ट मजबूरी तौर पर बात करते हैं, उसमें जो है डिटेल अभी तक बजट जो है शायद किसी भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन जो मैंने अभी चीज़ें देखी हैं उसमें ये है कि जो कम से कम वेजेस थी 32,000 थी, 32,000 जो वेजेस कम से कम थी, उसमें से 5,000 इजाफा किया गया, उसको 37,000 रुपया किया गया था। एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। और बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो है उसकी की जो कीमत में उसके जो फंड्स में हैं जो उसके लिए रकम है उसमें भी इजाफा किया गया है। इसके अलावा बड़ा आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, मुल्क बड़ा क्राइसिस में है और मुआशी तौर पर हम बड़े एक उस क्राइसिस में है। IMF का प्रेशर भी है और महंगाई के इस दौर में, और ख़जाना ऑलमोस्ट हमारा खाली है। इसके बावजूद 25% इजाफे जो है तनख्वाहों में इजाफा भी किया गया है, पेंशन में इजाफा भी किया गया है। तो ये काफ़ी चीज़ें अभी जब तक चीज़ें सामने आई हैं तो हैं। अलबत्ता जो चीज़ें जिस पर टैक्स लगे हैं जो महंगी हुई हैं, यकीनन उसमें महंगाई का वो एक अंसर जो है, या उसमें अब लग्जरी गाड़ी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो 5-7 करोड़ की है, 2-2.5 करोड़ की गाड़ी का आम आदमी तो नहीं लेता। अगर 2-2.5 करोड़ की गाड़ी है तो उसके ऊपर टैक्स लगा है, वो यकीनन उस पर लगना भी चाहिए था कि उनको जो है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके ऊपर। इसी तरह महंगे मोबाइल हैं, अब जो 5 लाख का, 4 लाख का, 6 लाख का मोबाइल है उसके ऊपर मजीद टैक्स लगा है। टैक्स भी बात चीज़ों पर लगेंगे, लेकिन आम आदमी के इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें हैं वो उनमें पे ऐसी अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। अगर किसी दोस्त का कोई पाव तो हो तो मुझे बता दें। मैंने देखा कि आम आदमी किसी चीज़ पर टैक्स नहीं लगा, बल्कि विद होल्डिंग टैक्स जो था नॉन फाइलर के लिए, जब आप बैंक से पैसे निकलवाते थे तो 6% आपको वो कटौती होती थी, तो वो तजवीज़ थी कि 9% किया जाए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको नहीं किया, उन्होंने कहा 6% तक रहने दें। जी अच्छा, जो टैक्स का हदफ रखा गया है, जो इसका टारगेट है, आपको वो अचीव होता हुआ नजर आ रहा है कि मतलब आपको लग रहा है कि कौन बर्दाश्त करेगा ये टैक्स का बोझ? वो तबका जो पहले ही टैक्स पे कर रहा है, या आपको लगता है कि दायरा वसी होगा? जी बिल्कुल, ये आप बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैक्स आप देती हैं, मैं देता हूं, जो हम तनख्वाह लेते हैं ऑलरेडी टैक्स कटा जाता है, तो वो उसके बाद हमें तनख्वाहें मिलती हैं। लेकिन जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट वाक़े में ले आना चाहिए। अब लेके आएंगे और इसके जो है दायरा का वसी होगा, यकीनन होगा। और जो नॉन फाइलर के गर्द भी जो है घर तंग किया जाएगा और उसकी सिमें ब्लॉक भी की जा रही हैं। तो पाकिस्तान के मसाइल में सबसे बड़ा मसला ये भी है कि लोग टैक्स देने को तैयार नहीं हैं। और टैक्स क्यों नहीं देते? 25 करोड़ आबादी में आप बताएं मुझे, 30 लाख लोग टैक्स देते हैं, 25 करोड़ में से 30 लाख टैक्स देते हैं, और 30 लाख में से 20 लाख जो है मतलब है जो आप, मैं या जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं जिनकी तनख्वाह से ऑलरेडी कट जाता है। तो विलिंगली मुझे बताएं कितने फीसद लोग टैक्स देते हैं? तो यकीनन इसके ऊपर हुकूमत का है, IMF का भी है प्रेशर, और बिल्कुल जायज़ बात है कि लोग टैक्स क्यों नहीं देते, लोगों से टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। और जो हदफ की बात है, हदफ के लिए जो है काफ़ी मुश्किलात होंगी। अब उसके ऊपर जो तंजीमें जो हैं ताज, अब एक दुकानदार जो है वो जो छोटा दुकानदार है उसका साल का टैक्स जो है वो मेरे ख्याल में कोई 2,000 रुपये भी नहीं है, इससे भी कम है। तो वो अब एक साल में मतलब 100-150 रुपये टैक्स भी नहीं देना चाहता। तो ये मसाइल हैं और इस पे गवर्नमेंट का बड़ा मेरे ख्याल क्लियर है कि वो टैक्स वसूली के ऊपर सख्ती भी होगी और टैक्स वसूली के लिए जो है किया जाएगा। ठीक है सरीना साहिबा, सबसे पहले तो आप इस बात का जवाब दें, जैसे कि मुसर्रा साहिबा ने अभी कहा कि PTI की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा कर्ज दिया गया, जिसका नतीजा आज तक कौम भुगत रही है। इसके अलावा ये कि अभी जो बात हो रही है कि टैक्स जो है वो अवाम अगर नहीं देते हैं, अगर हुकूमत कसूरवार है, तो अवाम का इसमें कितना कसूर है? अच्छा देखें, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप उतने साल काउंट करें कि किसने कितने साल हुकूमत की पाकिस्तान में, उसके बाद जिसके ज़्यादा साल बनते हैं ऑब्वियसली उसका जो हिस्सा है, ये जो कर्ज़ा होशरुबा लिया गया है उसको हासिल करने में भी ज़्यादा हिस्सा है, ठीक है, उतना ही। और उसको आवाम तक ना पहुंचाने में अगर करप्शन की गई है और मुल्क से बाहर गया है ये पैसा और आवाम पे नहीं लगा है तो उसका परसेंटेज है, और हमें सबको पता है कि वो उसके ज़िम्मेदारान कौन है। अच्छा, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो 3 साल की हुकूमत बात हमसे करी जाती अगर हमें हमारा टेन्योर पूरा करने दिया जाता। ये जो एलाय बना ना इनका, जो अभी कभी बजट में भाग जाते हैं एक दूसरे को छोड़ के, कभी एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर देते हैं, ये गैर फितरी एलाय है, ये मैं आपको बता दूं। और ये जो PDM है यही ज़िम्मेदार है इतना ज़्यादा कर्जा भी लेने की और आवाम
नस्लें मकरूज हो चुकी हैं इस वक्त पाकिस्तान की, और इसमें इन्हीं का हाथ है। इनका लाइफस्टाइल देख लें, इनकी लग्जरीज देख लें। मैं ये कहती हूँ कि अगर 50% भी जो ये लूट का मार बाहर गया हुआ है, ये स्विट्ज़रलैंड के बैंक से, फ्रांस से, अरब ममालिक से वापस आ जाए, पाकिस्तान कहीं का कहीं पहुँच जाए, ठीक है। अच्छा, हमसे बात की जाती है अगर हमें टेन्योर पूरा करने दिया जाता है। अब ये तो कोई तरीका नहीं है कि अगर हमने साथ दिया है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो बात होती है ना, हम तो साथ दे रहे हैं तो हम तो चाहेंगे कि हुकूमत चले, मेरी बहन ने कहा, मुसर्रत ने, गलत बात है। देखिए, इसलिए गलत है कि गलत काम कर रहे हैं तो उसको रोका भी जाए, उसको उसका हिस्सा ही नहीं लेकिन बनना उनका चाहिए कहना है था। कि गलत काम में हम हुकूमत को सपोर्ट नहीं अच्छा, मुझे आप ये बताइए, ये गलत नहीं है? ये जो IMF के हमारी जो इदारे भी अब जो हैं वो गिरवी रखे गए हैं, प्राइवेट मतलब वो करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो है IMF का जो पूरा मुल्क गिरवी हुआ है, नस्लें गिरवी, उनकी शराइत चल रही हैं। हमसे बेहतर सूरत हाल तो अफ़गानिस्तान और ईरान की है कर्ज़े के उसके मामलात में। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, मैंने फिर वही बात कहूँगी कि पब्लिक इंटरेस्ट को मुकद्दम जानना चाहिए था, जो कि नहीं जाना गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा हुआ है कि घुटने टेके हुए IMF के आगे। और वो जो कह रहे मंजूर, क्या किधर गई हमारी कौमी सलामती, किधर गई हमारी जो है सॉवरेनिटी? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज़, आप मुझे सिर्फ ये बताइए, जो बात हुई है कि ये जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, चले गवर्नमेंट का जो होता है ना बहुत कम हिस्सा होता है, देख गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है ना वो कम है शरह, जो अवाम में बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर का मुझे वो निज़ाम और सिस्टम बता दें जिसके ज़रिए ये, या तरीक़ेकार कि वो इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है या निज़ाम है, मतलब ये कोई नए तो नहीं है हुकूमत में जो अभी आए, हमारी तो हम तो नए थे, 3 साल पहले पहली दफ़ा आए। ये लोग तो शरीफ हुकूमत और जरदारी हुकूमत कहूँगी मैं। देखे, भुट्टो लोग का रिफ्लेक्शन दूसरा था, साफ बात है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, शहीद का, और जुल्फ़िकार भुट्टो का दूसरा रिफ्लेक्शन, ये जरदारी हम जो आप देख रहे हैं, ये जरदारी का एक वो है अक्स है। तो ये मुझे ज़रा बताएं कि वो इम्प्लीमेंटेशन को गेज करने का सिस्टम बता दें कि जो इतनी बड़ी करोड़ों की हमारी आवाम है, वो प्राइवेट सेक्टर पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है और कैसे हमें देंगे। ठीक है, गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, आपने सरीना साहिबा की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि फैसले तो कर लिए गए, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाएगा। और दूसरा ये कि मौजूदा हुकूमत जो है, इसने कई साल मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की है, फिर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, उसके बावजूद मुल्क इस कदर कर्जों में जकड़ा हुआ है। क्या आप इसमें कहेंगे, कैसा ही है? देखिए, मुस्लिम लीग 3 दफ़ा इक़्तिदार में ही है और किसी दफ़ा वज़ीर आज़म हमारा टेन्योर पूरा नहीं कर सका है। 90 से 93 देख रहे हैं, 97 से 99 देख रहे हैं, अभी 2 साल। यानी कि मुंतखब हुकूमत आती है उसको ज़्यादा तो अपनी हुकूमत बचाने में लग जाता है, तो उसकी सारी तवज्जो उतर जाती है। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे, हमने, चलो वो तो पहले 2 दौर थे, ये अभी जो 2013 से 18 का दौर है, हम सिस्टम में 14,000 मेगावाट बिजली है, 2,000 किलोमीटर जो है हम मोटरवेज बनाई। तो ये हमने किया। देखो, किसी मुल्क की तरक्की के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक एनर्जी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने दोनों पे तवज्जो दी, और ताकि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगे, और बाहर से चाइना जो है इंडस्ट्री लगाए या कोई और मुल्क लगाए, और फिर हमारे मुल्क में रोजगार। लेकिन गौस साहब, एनर्जी के तो हम बहुत बड़े बहरान का शिकार हैं, एनर्जी का तो हमारा सेक्टर ही बहुत बुरे हाल हो रहा है। नहीं, उसमें वो जो एक IPP के हवाले से बात की जाती है, और वो मुआहदे जो है 1990 में हुए थे, उसके बाद तो हमने कोई ऐसा मसला नहीं, उसको भी टेक्निकल तरीके से हल करना पड़ेगा, या उनको शेक हैंड या कोई उनसे मदद करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हो रहा है, अदरवाइज बिजली की कमी नहीं है। मसला ये हो रहा है कि जो एक गवर्नमेंट असूल बनाया हुआ है, मसलन KPK है, वहाँ पेस्को में, यानी कि पेशावर एक्सरवाई में 38%, 40% तक चोरी है बिजली के। तो फिर हम उनको दें तो फिर ज़ाहिर है हम लाइन लॉसेस हमारे बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे जो लाइन लॉसेस हैं वो 3,200 अरब तक पहुँचे हुए हैं। वो किस तरह हमने रिकवर कर रहे हैं, आप वो कम अज़ कम हम रिकवर नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम इतना तो करें कि मज़ीद तो वो न बढ़े। तो उसके लिए हमने जहाँ एक फार्मूला बना दिया है कि जहाँ 20% चोरी होगी वहाँ हम 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग करेंगे, 4 करेंगे, और जो उससे ज़्यादा है, मतलब KPK है, वहाँ अगर 40% है तो वहाँ 8 घंटे लोड शेडिंग करेंगे, तो उसके हिसाब से हो रही है। अदरवाइज यहाँ रिकवरी पूरी है, तो वहाँ जो है वो तो पूरी, मतलब वहाँ कोई लोड शेडिंग नहीं है।
ठीक। तो लोड मैनेजमेंट के लिए कुछ अगर बंद की जाए तो एनर्जी का बहरान कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका कहना है कि एनर्जी का बहरान जी आप कुछ कहें। एनर्जी का बहरान मेरे भाइयों को बताया जाए कि पाकिस्तान लाहौर या पंजाब का नाम नहीं है, पाकिस्तान में मज़ीद सूबे भी हैं। ठीक है। इस वक्त कराची में 13-13 घंटे की भी जो है वो लोड शेडिंग, और सिंध में तो बिजली है ही नहीं। अच्छा देखिए, यही मसला रहा है पाकिस्तान का कि जो शरीफ हुकूमत है वो अच्छा, पंजाब लाहौर का सोचती है, अच्छा, और इस पे हम बात जरदारी करते हैं। सिंध और पीपी मतलब सिंध का ठीक, सोचते इस पे हम बात करते हैं। सलीम साहब, जरा ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर इस पे हम जरा तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक जानिब जहां हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त मुआशी महाज पर जंग लड़ रही है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी बहुत ज़्यादा अहम है कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है उस पर भी इस्तेहकाम लाया जाए। और इस हवाले से जो एक काफ़ी दिनों से हम ये मामला देख रहे थे कि PTI को मुज़ाकरात की दावत दी जा रही थी, लेकिन PTI की जानिब से मुसलसल यही कहा जा रहा था कि वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन अब PTI राज़ी हो गई है। और इस हवाले से एक ख़त भी सुप्रीम कोर्ट को बानी PTI की जानिब से जो है वो लिखने का फ़ैसला हुआ है, उसका मतन भी बता दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मशवरा दिया था कि सियासी जमातों से आप मुज़ाकरात कर लें। तो सरीना साहिबा, ज़रा फिर हमें बताइएगा कि मुज़ाकरात किन शराइत पर शुरू हो सकते हैं और क्या इसमें पेशरफ्त हो रही है। अच्छा देखिए, मज़ाकरात बिल्कुल, अदलिया जो एक ऐसा सुतून है जिसने तवाज़ुन बरकरार रखा हुआ है पाकिस्तान का, मैंने पहले भी बात कही थी, और सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइस है वो बिल्कुल हमारे जो कोर कैबिनेट है और हमारे चेयरमैन, मतलब इन पूरी जो हमारी जो टीम है उन्होंने टेकअप बिल्कुल करनी है, और उस पर मस्बत जो है वो माहौल चल रहा है हमारी तरफ। उसमें ये भी हुआ है कि कुछ ज़ाहिर मुक़द्दम है सुप्रीम कोर्ट, और क्यों नहीं, अगर नॉट, ज़ाहिर सी बात है जो भी जिनसे भी मुज़ाकरात किए जाएँ उनका भी मकसद हमारी तरह आवाम के इंटरेस्ट को सिक्योर करना होना चाहिए, उस पर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। ठीक है। यही है, यही इसी वजह से जो है वो कुर्बानियाँ भी दी जा रही हैं, आवाम के लिए कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, और कोशिश यही है कि जो भी रास्ता इख्तियार किया जाए उसमें आवाम का जो बेनिफिट है उसको जो है वो मुकद्दम रखा जाए। अच्छा, अब जो है मीडिएशन के लिए भी लोग आ रहे हैं आगे और बात हो रही है, तो वो पैगामात भी ज़ाहिर है हमारा जो फैसला साज हैं, हमारे जो लीडर हैं, वो हमारा कप्तान इस वक्त जेल में है, तो ज़ाहिर है उन तक जो है वो पहुंचाई जाती है बात। ठीक है। और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो एक उसको बिल्कुल खैर मकदम किया महमूद गया खान है इस चीज़ को। अचकज़ई से जो है वो मुज़ाकरात का जी वो बिल्कुल, सिलसिला देखें सिलसिला उन्होंने जो- बिल्कुल वो हमारे है। जो इस वक्त कायम मकाम जो चेयरमैन हैं उन्होंने पहुंचाई है बात बैरिस्टर गौहर ने, पीछे तो हमारे नहीं हटेंगे इससे। हमारे बानी, हमारे मतलब हमारे इमरान खान को। मगर बात यह है कि देखें अगर वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल कोई भी मस्बत चीज़ जो कि जमहूरियत को लेकर आगे चली जाए, लेकिन जाहिर सी बात है, बात वही है कि बात उनसे की जाती है, मैंने पहले भी कहा था, जो कि फैसला करने में, लेकिन वहाँ से तो शायद अब वो बात नहीं रही, वहाँ से तो मना हो चुका है कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए जाएँ। आप क्या समझते हैं मुसर्रत साहिबा, सियासी अदम इस्तेहकाम में आपको इस्तेहकाम होता नज़र आ रहा है अगर ये मामला तय पा जाते हैं, मुज़ाकरात हो जाते हैं? देखिए, अगर PTI किसी भी चीज़ में सीरियस हो जाए तो मैं समझती हूँ, अगर वो आम जिस तरह से खान साहब और उनकी पार्टी जो है ना यू टर्न लेती है, अगर यू टर्न ना ले तो मैं समझती हूँ बहुत पहले ये काम हो जाना चाहिए था। इससे पहले कई दफ़ा मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑफ़र भी की है कि मिलकर बैठें और मामलात उसी सूरत में तय होंगे, ये चीज़ें नहीं। और दूसरी बात, मैं अपनी बहन की एक बात का जवाब देना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो जो है ना भुट्टो की पार्टी नहीं है, तो ये आपकी सोच नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात है भुट्टो साहब की, ठीक है। और तमाम हमारा ये अपना डोमेन है कि हम उसको रह कर किस तरह से हम अपने फैसले को सॉर्ट आउट करते हैं। अगर आपने अवामी पार्टी होते तो रेडियो पाकिस्तान से कितने हज़ार लोग निकाले गए, और रेडियो पाकिस्तान का PTI वालों ने क्या अशर किया। पायलट्स जो PIA के थे उनको आप ही के मिनिस्टर ने कहा कि इनके लाइसेंस ठीक नहीं है और वो उन पर पूरे नहीं उतरते, उनकी जग हसाई जो आपने पूरी दुनिया में करवाई वो किसने करवाई, वो PTI नहीं करवाई। आपके पास तो खुद ही आपके अभी अब मेरी बहन ने कहा हम तो पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए थे। मेरी बहन, आप पहली दफ़ा इक़्तिदार में ज़रूर आए, लेकिन जितने भी आपके साथ सियासी
लोग थे वो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, ठीक है। और आपके साथ एटीएम मशीन जितनी थी शायद मैं समझती हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं हो। बजाय आप दूसरों पर एलिगेशंस लगाने के ये पार्टी किसकी है किसकी नहीं, आप लोग अपनी पार्टी पर तवज्जो दीजिए और जितने इख्तलाफात आपके अंदरूनी है उसको बेहतर करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा गौस साहब, अगर हुकूमत संजीदा है तो बात आगे बढ़ाएं। अली मोहम्मद खान की जानिब से ये कहा गया है हुकूमत संजीदा है क्योंकि पीटीआई ने तो कह दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मुल्क के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए। क्या तैयारी है हुकूमत की? तैयार मुज़ाकरात के लिए हम उनकी पेशकश का खैरमकदम करेंगे। और अभी महमूद खान ने हमारा अलबत्ता है, तो ज़रूर मुझे लगता है कि अगले चंद दिनों में कोई न कोई डिलाग या TORs जो हैं डिलाग के वो तय हो जाएंगे और मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। हम तो पहले भी उनको दावा दे रहे थे, बल्कि इससे पहले राणा साहब ये भी कह चुके हैं कि हम इमरान तो तैयार है, लेकिन वो एक बात फिर वही जिस तरह मेरी बहन ने की कि उनकी गारंटी कौन देगा। पर इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम जो है फिर भी हमारे तफाज़ात हैं कि पता ही मानते नहीं मानते, हम इस दरवाजे को बंद नहीं करेंगे बल्कि वेलकम करेंगे। ठीक है। जब भी महबूब साहब हमारे साथ रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह हम अपनी टीम जो है तश्कील दे देंगे और फिर ज़ाहिर मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन जो पेश की जो शरायत है, पेश की शरायत तो आप कह देंगे ये करो वो करो। सही, ठीक है। तारिक अजीज साहब, मुज़ाकरात का ऊँट आपको किस करवट बैठता हुआ नजर आता है? जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इसमें कोई ऐसी कोई नहीं है कि जो मुज़ाकरात हो जाएंगे बैठ जाएंगे। पीपल्स पार्टी अपनी ट्रेन मिस कर चुकी है, उन्होंने बहुत देर कर दी है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको मुज़ाकरात का कहती है तो खान साहब आसमान पे बैठे हुए थे, किसी को हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे। मैं बड़ी वाज़ेह और बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि जब तक इमरान खान साहब 9 मई के वाक़े के ऊपर कौम से माफ़ी नहीं मांगेंगे उस वक्त तक हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये बिल्कुल किसी किस्म के साथ उनसे बात करने को तैयार नहीं है। और खान साहब 9 मई वाक़े के ऊपर माफ़ी मांगना तो दरकिनार, वो कहते हैं ये वाक़या का ज़िम्मेदार मैं हूँ ही नहीं। तो ये दो इंतहाओं पे हम खड़े हुए हैं, वो उस वाक़े को ना मानते हैं ना वो कहते हैं हमने गलत किया नहीं है तो माफ़ी किस चीज़ की मांगे। उनके दो डिमांड आ रही हैं कि जी मैं 9 मई का वाक़या हमने किया नहीं है, कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं होगी, उल्टा ये लोग मुझसे माफ़ी मांगे। और दूसरा वो कहते हैं जी मेरा मैंडेट छीना गया है तो मेरी 100 सीटें उसको 180 सीटें वापस की जाएँ, ठीक है। तो उसको 180 सीटें वापस कर दे तो हुकूमत ख़त्म हो गई। तो लिहाजा उनकी बात जो मुज़ाकरात की बुनियाद है वो भी गलत है, बेस, और वो ऐसा कोई मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा कि जो बैठे और इनकी कोई मुलाकात हो, जो बात हो, जो बात आगे चले। बस कुछ सेकंड्स में आप जो कहना चाहिए। अच्छा देखें, मज़ाकरात का फैसला ज़ाहिर है हमारे जो लीडर है इमरान खान वही करेंगे, पहली बात। और एडवाइस सुप्रीम कोर्ट की ली गई है, क्योंकि एक वो है, ये बात है। अच्छा दूसरी बात ये है कि मेरी जो भाई ने ये कहा अभी मुज़ाकरात में अच्छा सही, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, लेकिन आप राजी हैं ना मुज़ाकरात के लिए? ठीक है, मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, इधर पीटीआई भी राजी है, लेकिन अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हो पाए हैं। अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।